डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ जो है उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि फोर्स आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली फोर्स जो है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। अगर किसी बॉडी या जिस्म की पोजीशन को हमने लोकेट करना है या उसकी पोजीशन को हमने बताना है, उसके लिए हमें एक तो रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है और दूसरे नंबर पे ये बताने के लिए बॉडी या जिस्म किस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है उसके लिए हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई बॉडी या जिस्म जो है वो पॉइंट पी पे पड़ा हुआ है, उसको हमने लोकेट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन जो है उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं ये बॉडी या जिस्म जो है ये ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए ये किस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है उसके लिए हम ये जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आर है, इस आर को हम एज ए वेक्टर भी यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली आपके पास क्या होता है, यहाँ पे Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, R है। चूंकि चार्ज Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगाता है, Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगाता है। अब फोर्स की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन जो है उसको स्पेसिफाई करते हैं। फोर्स Q1 से Q2 की तरफ अप्लाई हो रही है या फिर Q2 से Q1 की तरफ अप्लाई हो रही है। चूँकि Q2 जो है वो Q1 पे भी फोर्स लगाता है और Q1 जो है वो Q2 पे भी फोर्स लगाता है। तो इन दोनों फोर्सेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो फोर्स पे जो है वो सब्सक्रिप्ट जो है वो यूज़ करते हैं, दूसरे नंबर पे ये जो वेक्टर आर हम इन दोनों के दरमियान लेंगे इस पे भी हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम जिस तरह यहाँ पे हमने ये ओरिजिन रखा है, इस Q1 को हम ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन जो है वो क्या है, Q1 से Q2 की तरफ है, यानी चार्ज Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम जो सब्सक्रिप्ट यूज़ करते हैं वो यहाँ पे मैंने अलग से बता दिया है, Q1 अप्लाइड फोर्स ऑन Q2 या फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज 1। सिमिलरली यहाँ पे जो है फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज 2। ठीक है, इस तरह हम इनके लिए क्या करेंगे, डिफरेंट सब्सक्रिप्ट जो है वो यूज़ करेंगे ताकि इन दोनों फोर्सेस को जो है वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकें या उनके दरमियान डिफरेंस रख सकें कि कौन से चार्ज पे जो है वो कौन सा चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब अगर हम कूलम लॉ जो है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, उसको मैं कैसे लिखूंगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1, वेक्टर का सिंबल इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, अब साथ डायरेक्शन को बताना है हमने, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर जो है उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी हम सब्सक्रिप्ट यूज़ करेंगे। फोर्स की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है, चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ। सिमिलरली दूसरे चार्ज के लिए अब ये क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1। अब फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज 2 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन को हमने बताना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो फोर्स इज अप्लाइड ऑन फ्रॉम चार्ज 2 टू चार्ज 1। और 1 2। ठीक है, चूंकि किसी भी वेक्टर को जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, उसके बाद उसकी डायरेक्शन जो है उसको बताते हैं। जैसे हमारे पास एक वेक्टर R है, इसको हम कैसे लिखेंगे, R वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को लिखने का हमारे पास ये मेथड है, पहले हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, उसके बाद उसकी डायरेक्शन जो है उसको स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले
फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद इनकी डायरेक्शन जो है उसको बताया कि कौन सा चार्ज जो है वो कौन से चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक फोर्स ये और दूसरी फोर्स ये, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ये यूनिट वेक्टर जो है हमें डायरेक्शन बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1, यानी उस तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है। ये यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई चार्ज 2, यानी अब इसकी डायरेक्शन जो है, इस फोर्स की डायरेक्शन जो है इस फोर्स की डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट है। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन फोर्स ऑफ डायरेक्शन क्या है, वो मुखालिफ सिमत में है। तो इससे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि कूलम लॉ इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कूलम लॉ जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको भी फॉलो करता है। अब इसको जो है एक और फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं, वो हम कैसे लिखते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। F21, या बल्कि इससे पहले जो है, क्योंकि दोनों फोर्स की डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, इस फोर्स की डायरेक्शन और इस फोर्स की डायरेक्शन, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो फिर हमारे पास जो है ये किसके इक्वल आएंगी, ये दोनों फोर्सेस 1 2 2 1, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन इनकी मुखालिफ सिमत। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ जो है उसको हम एक और फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, वो हम कैसे लिखते हैं, जैसा कि हमारे पास कूलम फोर्स किसके इक्वल है, कूलम फोर्स इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21, साथ इसके यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन हमें बताता है। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर जो है उसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, R21 इज इक्वल टू दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर जो है उसकी डेफिनेशन आ जाती है। इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, F21 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21। ठीक है, इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा R21, यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे भी ये स्क्वायर है। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, F21 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ये R21 और ये R21, ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड हैं, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 21 जो है क्यूब हो जाएगा। ठीक है, साथ उसी तरह वेक्टर आ जाएगा R21। सिमिलरली जो है F12 जो है उसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, तो हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा, F12 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। वहाँ पे भी हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर जो है उसकी डेफिनेशन को यूज़ करना है, और यूनिट वेक्टर की जो इस तरह की मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास आएगी उसको वहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे 2 1 है, वहाँ पे 1 2 है आपके पास, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, R12 क्यूब R12 वेक्टर। ये हमारे पास कूलम लॉ जो है इन द वेक्टर फॉर्म इसका सेकंड फॉर्मेट आ गया है। ठीक है, अब कूलम लॉ जो है उसका एक हमारे पास थर्ड फॉर्मेट भी है, जिसकी मदद से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास किसी प्लेन के अंदर
चार्ज जो है वो Q1 और Q2 जो है वो दे दिए जाते हैं और उन दोनों के दरमियान हमने फोर्स जो है उसको फाइंड आउट करना है। Q1 जो है वो ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है और Q2 जो है वो ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। अब इन दोनों के दरमियान हमने क्या करना है, फोर्स जो है उसको कैलकुलेट करना है। और इन दोनों के दरमियान फोर्स जो है हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इनके दरमियान जो है एक वेक्टर जो है उसको हम ड्रा कर लेते हैं, जिसे हम नाम दे देते हैं डेल्टा आर वेक्टर का। ठीक है, Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगाता है और Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगाता है। और कूलम लॉ क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा इस लाइन के अलोंग होगी। फोर्स की डायरेक्शन ना तो इस तरफ हो सकती है, ना इस तरफ हो सकती है, ना ही इस तरफ हो सकती है, बल्कि इसकी डायरेक्शन हमेशा इस लाइन के अलोंग होगी। तो फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, फोर्स ऑन 1 बाई चार्ज 2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इसकी डायरेक्शन जो है इस तरफ है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्राइंगल लॉ जो है उसको यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे इसकी डायरेक्शन, इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पे मैं जो ट्राइंगल लॉ यूज़ करूँगा तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R इज़ इक्वल टू R2। इस बात को आपने अपने माइंड में जो है वो लॉक कर लेना है कि अगर एरो जो है इस तरफ है, यानी डायरेक्शन इस वेक्टर की इस तरफ है, तो फिर हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा, R1 प्लस डेल्टा R इज़ इक्वल टू R2। ये हमारे पास आ गया है ट्राइंगल लॉ की मदद से। अब हमने क्या करना है, डेल्टा R को फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा R हमारे पास किसके इक्वल आएगा, डेल्टा R इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी दोनों चार्जेस के दरमियान हमारे पास ये डिस्टेंस भी आ गया है। अब हमने इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हम कैसे इसको लिखते हैं, F21 इज़ इक्वल टू, मैग्नीट्यूड हमने लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, चूँकि अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, R21 की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल्टा R है। और डेल्टा R की हमारे पास वैल्यू कितनी है, R2 माइनस R1, यानी फिर हमारे पास जो है इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, R2 माइनस R1 इसका क्यूब, साथ यहाँ पे डेल्टा R, जैसे यहाँ पे R21 था, यहाँ पे डेल्टा R। या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, दोनों पे वेक्टर का नोटेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर जो है आपके पास इस एरो की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो फिर यहाँ पे अगर डायरेक्शन आपके पास इस सिमत में है, तो फिर यहाँ पे हम ट्राइंगल लॉ जो है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे R2 प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू R1। तो फिर हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाता है, इसको हम चेक करते हैं, R2 प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू R1। और डेल्टा R की यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आती है, R1 माइनस R2। अब यहाँ पे चूँकि हमने मैग्नीट्यूड लिखना है, तो इसका हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे
R1 माइनस R2, इनके दरमियान डिफरेंस जो है उसका क्यूब। साथ यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2। ठीक है, यहाँ से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। जब यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे जब क्या आया है 2 1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, यहाँ पे R2 माइनस R1 का क्यूब, और यहाँ पे जब F12 आया है तो R1 माइनस R2 का क्यूब, और यहाँ पे जो वेक्टर आ रहा है वो R1 माइनस R2। इस तरह आपको जो है कूलम लॉ का ये थर्ड फॉर्मेट जो है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक के बटन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।